जो यूपीए से इंडिया बना है वो नाम बदलकर कुछ खास कर नहीं पाएगा, अपने जो कर्म है उनको छुपा नहीं पाएगा। उनके जितने भी कार्यक्रम थे, जितने भी भाषण के अगर आप सुनेंगे तो कहीं से नहीं लगे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में चर्चा तो बहुत होती है, डिबेट्स भी बहुत आप टीवी पे देखते होंगे और अखबारों में एडिटोरियल्स भी बहुत पढ़ते होंगे, लेकिन आपको खबर कोई नहीं बताता। आपको बता दी जाती हैं भाषणों की वो चंद लाइनें जो कोई भी नेता बोलता है, लेकिन उन भाषणों के पीछे का सच क्या है उसी पर हम चर्चा करते हैं। और आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान के दौरे पर। और आप देख रहे हैं ज्ञानेश सर की क्लास। ज्ञानेश सर की क्लास में ज्यादा लाग लपेट नहीं होता और सीधी सीधी दो टूक बात होती है ताकि आपको समझ आ सके। राजस्थान के दौरे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्ञानेश जी मौजूद हैं, जो कि इंडिया लाइव के संपादक हैं। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो पर। एक बार फिर से हमें बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आज राजस्थान का दौरा था उस पर आप अपनी क्लास यानी कि ज्ञानेश सर की क्लास में जनता को क्या बताएंगे। देखिए, जाने सर की क्लास में आप एक लाइन में समझिए कि आज प्रधानमंत्री का दौरा कम दिखाई पड़ा था, एक बीजेपी नेता का प्रचार दिखाई पड़ा राजस्थान में वो गए, कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, कई सारी बातें की, लेकिन उसके बाद वो सीधे आ गए बीजेपी के नेता के तौर पर। आप उनके पूरे भाषणों को देखेंगे तो उसमें राजस्थान की चिंता कम दिखाई पड़ रही थी, विपक्षी पार्टियों पर वार कर रहे थे। ये तब होता है जब चुनावी बयार बहती है, चुनाव का मौसम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री जरूर बनते हैं, रहते भी हैं, उनकी गरिमा भी रखते हैं, उसके बाद तुरंत वो अपना जैसे कपड़ा चेंज करते हैं उसी तरह से वो अपना कैरेक्टर भी चेंज करते हैं और लगते हैं गरजने के लिए कि विपक्ष जो है अपने कुकर्म, अब समझिए इस बात को, कुकर्म एक शब्द आज उन्होंने यूज किया है। कोई नहीं बताएगा कि ये कितनी गंदे गंदे शब्द हैं। परसों उन्होंने कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन माने आतंकवादी का जो संगठन है उसकी ओर इशारा कर रहे थे। मतलब कि विपक्ष को वो कुछ भी कह देते हैं। ये कौन कहता है? प्रधानमंत्री नहीं कहता। प्रधानमंत्री का कहने का ये काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है देश के सभी लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर साथ में चलने का काम। लेकिन जब एक पार्टी का प्रचारक बन जाता है तो वो सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेगा और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लांछन, यहाँ तक कि अब जो पॉलिटिकल मर्यादा है, भाषा की मर्यादा है, बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गया है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, कोई इसकी ओर इंगित नहीं कर रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि पॉलिटिकल मर्यादा भी होनी चाहिए, भाषा का भी अंतर होना चाहिए। अगर आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं तो तथ्यों पर लगाइए या भाषा की मर्यादा रखिए। कुकर्म एक ऐसा शब्द है जिसका अगर आप सही विश्लेषण करेंगे तो वो बहुत ही गंदे अर्थ से उसको लिया जाता है कि फलना ने उसके साथ कुकर्म किया। मतलब सबसे निकृष्ट कार्य को कहते हैं कुकर्म, और वो आज उनकी भाषा में शामिल था। आप इसको ऐसे समझ। आज के दिन की शुरुआत जो राजनीति में है, देश की राजनीति में बहुत नाटकीय ढंग से। एक तरफ जहां विपक्ष का इंडिया काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचा, तो वहीं प्रधानमंत्री संसद नहीं राजस्थान पहुंचे। राजस्थान वो कई योजनाओं को लॉन्च करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर राजस्थान जाकर उन्होंने जो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको नहीं बुलाया। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसी भाषण के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया लाइफ में। आज बात करेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जो भाषण दिया है उसके ऊपर। कुल मिलाकर उस भाषण का जो लबलो लबाब है वो ये है कि उन्होंने विपक्ष को, इंडिया को घेरा है और एक बार फिर उन्होंने ये बात कही कि जो यूपीए से इंडिया बना है वो नाम बदलकर कुछ खास कर नहीं पाएगा, अपने जो कर्म है उनको छुपा नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी क्या बोलना चाह रहे थे? वो एक राज्य का दौरा कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने इशू खड़ा किया, जो उन्होंने मुद्दा बनाया, वो बनाया 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष पे निशाना साधने का। देखिए संजय जी, प्रधानमंत्री आज नहीं बोले, ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री। हालांकि वो गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर और राजस्थान में
कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, ढेर सारी बातें की, लेकिन उनके जितने भी कार्यक्रम थे, जितने भी भाषण के अगर आप सुनेंगे तो कहीं से नहीं लगे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो लगे बीजेपी के स्टार प्रचारक, ऐसे प्रचारक जो घिरी हुई है विपक्ष के गठबंधन की राजनीति से घिर गई है। आज जिस तरीके से वो राजस्थान में गरज रहे थे, वो तो प्योर तरीके से देखा जाए तो वो राजनीतिक रैली जो होती है, चुनाव में जो रैलियां होती हैं, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, वो सब चुनाव में होता है। जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, कैंडिडेट फिक्स हो जाते हैं। आज का अगर आप चुनावी का भाषण सुनिए तो मुझे नहीं लगा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक। ये अलग बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं इस वक्त और चुनाव का समय नहीं है, लेकिन इंडिया जब से आया है उनके दिलों और जहन में, तब से ऐसा लगा है कि वो प्रधानमंत्री वाला जो गरिमा है वो खत्म कर लिया उन्होंने उसको समेट लिया है। अब बन गए हैं वही बीजेपी के स्टार प्रचारक जो 2013 में थे, 2012 में थे, जैसे वो गरजते थे, लांछन लगा रहे थे कि हाँ ये कांग्रेस जो है गलत कर रही है। आज उनके भाषणों में अगर आप सुनेंगे संजय वीर जी, आपको सुनाई पड़ेगा कुकर्म। कुकर्म क्या होता है? कुकर्म एक ऐसा शब्द है जिससे कि ऐसी उसका मतलब कि सेंस है कि वो सबसे गंदे काम को कहते हैं कुकर्म। कहते हैं कि नहीं कहते? अब बताइए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष का जो उनके साथ में जो अलायंस है, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। अजीब बात है ना, चुनाव का मौसम है, चुनाव भले ही नजदीक है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं, आप शायद ये बोलते बोलते भूल जाते। एक तरह से मुझे लगा कि ये चुनावी रैली कर रहे हैं और चुनावी रैली में भी वही थका हारा, वही पुराने के बाइट्स जो होते हैं, जो स्क्रिप्ट करने वाले हैं। मुझे तो एक ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा अब वो बातें नहीं रह गई हैं जो कि आकृष्ट कर सके। जी संजय जी। ज्ञानेश जी, आज एक और बात उनके भाषणों में सुनाई दी और वो था गांधी जी का नाम। हालांकि वो गांधी जी का नाम लेते रहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त के जैसे मौकों पर, या जब वो विदेश दौरों पर होते हैं तो अक्सर वो गांधी जी का जिक्र करते हैं, लेकिन देश में बहुत कम जिक्र करते हैं। आज उन्होंने गांधी जी का नाम लेते हुए कहा कि जिस तरीके से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, क्विट इंडिया इंडिया मूवमेंट, तो इसी तर्ज पर जो देशवासी हैं उनको भी क्विट इंडिया करना चाहिए। तो यहाँ पे उनका प्रधानमंत्री मोदी का जो संदर्भ था वो क्विट इंडिया से था, जो विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है उसे लेकर। जैसा कि आप बोल ही चुके हैं कि चुनावी जो मौसम है अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो हालिया बयान है, आप कल की भी अगर उनकी स्पीच सुने तो उसमें भी हमें सुनाई देगा कि वो बार बार अपने आप को बता रहे हैं कि जो तीसरे टर्म में उनकी सरकार आएगी तो जो देश की अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी और हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो वो खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि तीसरी बार भी उनका आना तय है। हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन आपने जो बात कही ना संजय जी, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका रिलेवेंस क्या है? आप ये बताइए, 9 साल से सत्ता में आप हैं, सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार आपके पास है, एक लंबे अरसे के बाद इतनी बहुमत वाली सरकार केंद्र में रही नहीं, और आप बोल रहे हैं परिवारवाद से छुटकारा, भ्रष्टाचार से छुटकारा, और आप उसको जोड़ रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसमें इंडिया भी शब्द है, वो दरअसल क्या है, इंडिया को की ओर इशारा था, लेकिन वो उसको लपेट नहीं पाए, इसलिए उनको बोलना पड़ा कि हमें इनसे लड़ना है, परिवारवाद से लड़ना है। तो लड़िए ना, मना किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री बने हैं आप, आपके पास ईडी है, सीबीआई है। जो सबसे आश्चर्य की बात, जो अशोक गहलोत ने भी बाद में अपने भाषण में कहा, अपने वक्तव्य में कहा, प्रधानमंत्री आज बोले थे कि उनके पास लाल डायरी है, राजस्थान वाले जो जो मंत्री ने इस्तीफा दिया उसके पास लाल डायरी है, और उसको लेकर ऐसे चटकारे वाले बात कर रहे थे। बोलना चाहिए कि आप बीजेपी के नेता हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर आप ऐसी बोल रहे हैं कि ये लाल डायरी में ऐसे राज हैं जिनके सबके
कारनामे छुपे हैं। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, सुरक्षा एजेंसियां है, आईबी है, तमाम तरह का ऐसी एजेंसियां हैं जो 2 मिनट में पता कर लेगी कहाँ पर काला धन है, कहाँ पर धर्म हो रहा है, कौन देश का दुश्मन है, लाल डायरी में किसके नाम है जिसके कांग्रेस फंस सकती है। ये सब चुनावी जुमला है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी, अब उनको समझ में आ गया है कि इंडिया जब से क्या कहते हैं, यूपीए का जो नया नाम है इंडिया, दरअसल क्या है, लगातार चुनाव हार रहे हैं। आप इसको अगर देखेंगे पिछले, आप कई राज्यों में जहां आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, आप चला नहीं पा रहे हैं। मिजोरम में, मणिपुर में आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। जहां सरकार है वहां पर आपको ऐसे लोगों से गठजोड़ करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र को देखिए, वहां एक नाथ शिंदे के साथ सरकार चल रही थी, लेकिन सरकार कैसे चल रही है इसकी बात आप कैसे समझिए कि जिसको 2 दिन पहले बोलते हैं प्रधानमंत्री जी की 70,000 का ये जो कृषि घोटाला है, उसके आरोपी को आप डिप्टी सीएम बना लेते हैं। लगातार चुनावी हार मिली है। आप अगर सही तरीके से विश्लेषण करेंगे तो जो पहले हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा था, वो लगभग लुप्त हो गया है। अब वो बोलते हैं मोदी की गारंटी, अपने मुंह से बोलते हैं कि थर्ड टाइम हम आएंगे। कैसे आएंगे? थर्ड टाइम आएंगे तो हमारी इकोनॉमी तीसरी हो जाएगी। आपने ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपने ये भी कहा था 2022 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। क्या हुआ? ऐसा नहीं। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं हुआ। समझिए इस बात को संजय जी कि राजस्थान में आज जो गरज रहे थे मोदी जी, मुझे उनके भाषण से एक ही चीज नजर आया कि वो अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। उनको खतरा दिखाई पड़ गया है। बीजेपी लगातार इंडिया पर वार कर रही है, और इंडिया पर मतलब कि विपक्षी दलों पर वार कर रही है, लेकिन वार करने का जो तरीका नहीं है, उनमें कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। तो आप उसको इंडिया शब्द पर आप प्रहार कर रहे हैं और चलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई रिलेवेंस नहीं है। आप जो कुछ भी बोल देंगे तो भले ही आपका राष्ट्रीय मीडिया उसका विश्लेषण नहीं करेगा, लेकिन इंडिया लाइव पर हम लोग बैठे हुए हैं उसका विश्लेषण करने। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय नहीं है। प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय है तो हम बोलेंगे लोकप्रिय है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है, ये भी सच है। अपने भाषणों से, अपने अपने ही शब्दों से वो खुद को गिरा रहे हैं। आप उनके पुराने भाषणों को याद कर लीजिए। आज ही देखिए संसद में, कल संसद में जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 5 सालों में एक भी आईआईटी नहीं बना है, एक भी आईआईएम नहीं बना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का निर्माण नहीं हुआ है। और कुछ दिन पहले ही यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं, कहते हैं कि हर साल एक नया आईआईटी बन रहा है। झूठ की पराकाष्ठा है। ये अलग बात है कि झूठ को हम जैसे छोटे चैनल और या बाकी लोग दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत आ रही है खबर। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ भी बोलते हैं और सफेद झूठ बोलते हैं। और आप दूसरी तरफ राजस्थान जाते हैं सरकारी कार्यक्रमों का शिलान्यास करने के लिए, और वहां पर शुरू हो जाते हैं आप राजस्थान सरकार की वो लाल डायरी पर। अगर आपको सचमुच इतनी चिंता है उस लाल डायरी का, उसमें जो नाम लिखे हैं, जो घोटाला किए हैं, जो गंदा काम किए हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने पैसे जुटाए हैं, तो आप अपनी एजेंसियों को उसके पीछे छोड़िए। लाल डायरी 2 मिनट में आ जाएगा उनके पास। या लाल डायरी में क्या दर्ज है, कौन से नेता भ्रष्ट है? अगर कांग्रेस का नेता भ्रष्ट है, जेल भेजिए। मणिपुर चल रहा है संजय जी, मणिपुर चल रहा है तो उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री मानसून सत्र के 6ठे दिन भी गायब है, नहीं आ रहे हैं, और सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। आज जो राज्यसभा में जो नेता है विपक्ष, और जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, अब बताइए उनको बोलना पड़ रहा है कि पीयूष गोयल उकसा रहे थे अपने सांसदों को उनके भाषणों के दौरान टोका टोकी करने। इससे बड़ा गंभीर आरोप क्या होता?
और दूसरी बात, कल ही बोला था उन्होंने कि हमारा माइक क्यों बंद कर लिया जाता है। सब कुछ देश देख रहा है संजय जी। ऐसा नहीं है कि भाषणों से चुनाव जीता जाता है। हाँ, भाषणों से आप कुछ चीजों पर आप पर्देदारी कर देते हैं, छुपा लेते हैं। अगर आपका राष्ट्रीय मीडिया तो साथ दे दिया तो आप थोड़ा बहुत उसको चला देते हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है, ये भी मोदी जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो कई राज्यों में सरकार चली गई उनकी, कैसे हुआ? जी संजय जी। गणेश जी, जनता जानती है, जनता जनार्दन भी होती है, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि 333 सीट लाने वाली एनडीए और 303 सीट लाने वाली बीजेपी आज इतना क्यों बौखलाई बौखलाई फिर रही है। आज क्यों विपक्ष को और इंडिया नाम को साधने में लगी। और इंडिया को छोड़िए, सीधे सीधे कहें तो विपक्ष को मोटे तौर पर जो बीजेपी है, एनडीए है, वो कांग्रेस के रूप में देख रहा है। कांग्रेस के रूप में इसलिए देख रहा है क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण देते हैं तो उसमें जिक्र करते हैं परिवारवाद का, जो कि डायरेक्टली सिग्निफाई करता है कांग्रेस पार्टी को। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसके साथ ही जो वो बोलते हैं कि यूपीए का गठन कांग्रेस के नेतृत्व के तले हुआ था। तो कुल मिलाकर देखें तो मोदी जी की जो चैलेंज है कांग्रेस को कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो 40 सीट पे थी 2019 में, वो क्या चैलेंज बन पाएगी प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 में? ये जनता जानना चाहेगी जरूर। देखिए, हवा का रुख बदल चुका है। अब ये रुख कितना दूरी तय करेगा, कैसे इसका रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, ये तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन हवा का रुख बदल चुका है। समझिए आप इस बात को कि पहले आपने कांग्रेस को 40 पर सिमटा दिया। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप 40 सीटों पर, 45 सीटों पर सिमटा देते हैं और फिर आपको खतरा लगता है उन्हीं से, उसी को आप देशद्रोही बोल रहे हैं। और लैंग्वेज देखिए कि कुकर्म शब्द जो है ना, मुझे तो आश्चर्य लगा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी एक तरह से छोड़ दिया है मोदी। उनको अब समझ में आ गया कि अब प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे तो काम चलेगा नहीं, हमारी हार हो सकती है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, देश विरोधी बोल रहे हैं, देश को आतंकवादियों के साथ जोड़ रहे हैं उनको। ऐसा नहीं होता था। देखिए, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बहुत घोटाला किया है, कांग्रेस को ने ये काम नहीं किया, लेकिन आप उनको जोड़ते हैं कि मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन। आप बताइए, आप जोड़ रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ले जाते हैं आप क्विट इंडिया मूवमेंट। मैंने आपको इंडिया सबसे नहीं है, दरअसल क्या है कि वो अपने समर्थकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको विरोध करना है तो खुलकर विरोध करिए, जो गाली देना है करिए। एकदम साफ साफ क्लियर हो गया है कि बीजेपी और मोदी सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है, खौफ में है। अब कोई डरेगा तो बोलेगा नहीं ना कि मैं डर रहा हूं। समझने वाला तो दूसरा आदमी समझेगा। कोई भी आदमी को डर होता है तो वो नहीं बोल सकता है कि मैं डरा हुआ हूं। डर तो है, और डर थोड़ा बहुत नहीं है, जितना डर होते जा रहा है। आप कल देखिए, स्मृति ईरानी जी चिल्ला रही थी। चिल्लाता कौन है? चिल्लाता वही है जो कमजोर होता है। जिसके पास सच की ताकत होगा वो धीरे से बोल सकता है, उसकी बात पूरी देश सुनेगा और सच्चाई लोग मानेंगे। लेकिन आप चिल्ला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुकर्म शब्द उपयोग कर रहे हैं अपने विपक्षी पार्टियों के लिए, और उसी विपक्ष से आप उम्मीद करते हैं, फिर उन्हीं विपक्ष पार्टियों को लिखा जाता है अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, कि देखिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। आज के जवाब में जब मल्लिकार्जुन का खड़गे का जवाब आता है कि बताइए, आप तो हमको बड़े अच्छा शब्द बोल रहे हैं कि भाई आइए हम चर्चा करने तैयार हैं, और देश का प्रधानमंत्री उनको आतंकवादी से जोड़ रहा है और संसद भी नहीं आ रहा है। ये अजीब तरह का राजनीति हो रहा है संजय जी। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये निर्णायक तो नहीं कहेंगे कि हर बार चुनाव के समय लोग होता है कि ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2019 में मोदी जी जीते, उसके बाद भी राज्यों में उनकी सरकार चलेगी। तो ये नहीं कह सकते हैं हम सब कि 2024 अंतिम है, फाइनल है, उसके बाद देश खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। देश रहेगा, नेता और अभिनेता लोग चले जाएंगे, स्मृतियों में रहेंगे, इतिहास में रहेंगे, इतिहास के दबे हुए पन्ने में रहेंगे। अच्छा काम करेंगे तो आपका इतिहास में नाम भी होगा। आप नेहरू को नहीं मिटा सकते हैं, आप कितने भी गाली दे दीजिए।
आप राजीव गांधी को मिटा नहीं सकते हैं, आप महात्मा गांधी को मिटा नहीं सकते हैं। आप बताइए, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक हो, गूगल है, सबका जो सीईओ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्हीं से पढ़ के गया हुआ है। ये किसने बनवाया है? तो क्रेडिट नहीं दे रहा हूं मैं किसी को, सरकार किसी की भी हो, अच्छा काम करे तो बोला देंगे। आप बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया 17 साल में। मिला जुला कर निश्चित समझिए कि राजस्थान में जो गड्ढे हैं वो एक तरह से चुनाव तो हमेशा रहता है दिमाग में। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहता है, और उसकी सफलता का कारण भी यही है। सफलता का कारण ये भी है कि उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके संगठन के लोग काफी एक्टिव रहते हैं। कांग्रेस को सीखनी चाहिए या अन्य पॉलिटिकल पार्टी को सीखना चाहिए कि आपको कैसे अलर्ट रहना है। सिर्फ सत्ता मिल गया तो नहीं, सत्ता के साथ साथ वो लोग संगठन में भी बहुत सा काम करते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी अच्छाई कही है संगठन के तौर पर, तभी तो आज 2 सीट से 330 सीट पहुंच गए। हम आलोचना करते हैं, लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा, जो अच्छी बातें हैं उसको बताई जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, देश का प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं और फिर जैसे ही सरकारी कार्यक्रम का खत्म करते हैं, उसके बाद वो तुरंत ऐसा कलर चेंज करते हैं भाई साहब, लगता है कि देश में चुनाव का मौसम आ गया। मतलब क्या कहते हैं उसको, राजस्थान में 3 महीने के बाद चुनाव है और वहां पर संगठन में काफी, बीजेपी के संगठन में भी काफी उहापोह चल रही है। सर्वे भी आया है, मध्य प्रदेश में भी स्थिति डवाडोल है। वहां भी गृह मंत्री अमित शाह कल गए थे, लगातार जा रहे हैं, लोगों से, अपने संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ बातें हैं उनकी बहुत अच्छी है बीजेपी की, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री का गरजना और इतने ओछे शब्दों का प्रयोग करना, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। ये देश की राजनीति के लिए, अच्छी राजनीति के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं है। ज्ञानेश जी, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के 2019 और उससे पहले के चुनावी भाषणों में ये जिक्र कई बार सुना, नेहरू के बारे में बात बोलते हुए और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में बोलते हुए कई बार हमने सुना। आज फिर उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी का अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया 1975 के एक वाक्य का, जब कांग्रेस पार्टी के उस समय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो उसी नारे को उन्होंने आज फिर एक बार जोड़ दिया इस वाली इंडिया से, जो विपक्षी गठबंधन बनाया है। तो देखिए, काफी पुराने तक चले गए मोदी जी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी को तो वो ले आए, क्या वाकई इंदिरा गांधी और नेहरू पे भी अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 9 साल हो गए हैं देश चलाते हुए, बहुत सारी उपलब्धियां उनके पास होंगी, तो मुझे लगता है कि आदमी को अपनी अच्छाइयां गिनानी चाहिए, बजाय कि वो दूसरे की तरफ उंगली करे और बताए कि सामने वाले ने क्या गलत किया। परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया और साथ में इंदिरा गांधी का भी नाम ले लिया। यहाँ पर आप ये बताइए कि क्या सही था ये इंदिरा गांधी का नाम लेना? और दूसरा ये कि जो 9 साल की उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की जो भी रही, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जो महिलाएं हैं उनके, ग्रामीण महिलाओं के घरों तक सिलेंडर पहुंचाना हो, स्वच्छता अभियान हो, जो टॉयलेट वाला मिशन चलाया था वो हो, तमाम तरह की योजनाएं जो हैं वो मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। तो ऐसे में अपनी अच्छाइयां और अपनी जो उन्होंने काम किया है देश हित में, उसको जनता के सामने रखकर वोट मांगना सही रहेगा, या फिर से विपक्ष में जो सामने खड़ा है उसकी जो बुराइयां हैं उस पर राजनीति करना सही रहेगा? देखिए, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, और वही आज उससे भी ज्यादा हो गया है, मोदी मोदी मोदी, हर बात पर मोदी मोदी। क्या अंतर है? उनसे ज्यादा है। अभी जो बोल रहे थे ना कि अहंकार और एक समय में इंदिरा इज इंडिया, भाई आप देखिए कि हर बात पर मोदी मोदी होता है, देश नीचे चला जाता है। ये कब होता है? जब व्यक्ति संस्था से ऊपर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको बड़ा कर दिया जाता है, तो फिर वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब या तो वहां से आप डाउनफॉल होते हैं। अगर इंदिरा इंडिया हुआ था तो फिर उनकी हार हुई थी, उन्होंने भाषण में जिक्र किया है, लेकिन वो फिर बताना भूल गए कि इंदिरा इंडिया का जैसे ही नारा चला था तो उनके पार्टी के लोग बोलते थे, देश नहीं बोल रहा था।
मोदी 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 बोलता है तो बीजेपी के लोग बोलते हैं, देश नहीं बोलता है। ये भी समझने की जरूरत है, पूरा देश मोदी मोदी नहीं बोलता है। लेकिन ये ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हर पार्टी में जब नेता बड़ा हो जाता है, वो सेंट्रल फोकस में आता है, उसी के बलबूते आप जब चुनाव जीतते हैं तो उस समय इंदिरा इंडिया और जो उसकी परिणति हुई, हो सकता है कि मोदी मोदी कर रहा है तो उनकी भी परिणति हो जाए। ऐसा थोड़े है कि भाई देश से बड़ा थोड़े कोई होता है, संस्था से बड़ा कोई थोड़े होता है। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री चले गए, आप उनको, आपकी अभी सत्ता है तो आप कुछ भी बोल देंगे और लोग आपको नहीं बोलेगा, आप पर वार नहीं करेगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि मोदी जी बौखला गए, इतने बौखला गए हैं कि जब देखो चुनाव, कल भी उन्होंने, देखिए कल भी वो दिल्ली में थे, प्रगति मैदान में वो बैठ कर पूजा पाठ कर रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे, लगा था कि बहुत बड़ा काम कर, नहीं, मणिपुर से बड़ा काम नहीं है। देश में बेरोजगारी महंगाई तो थी ही, एक नया इशू है, इसको आपको सॉल्व करके निकलना चाहिए। तभी आप देश भ्रमण करिए, तभी आप राजस्थान में करिए, देश को उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो आज राजस्थान में गए थे, बिल्कुल एक तरह से वो वही कर सकता है जब बौखलाया हुआ काम होता है या डर समाया हुआ होता है। अगर आपको डर नहीं है तो आप क्यों इतना गाली दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप समझिए इस बात को। बिल्कुल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते आएगा, अभी तो और भी एक बार याद होगा मणिशंकर अय्यर ने गुस्से में कुछ शब्द बोल दिया था, तो पार्टी ने सोचा कि भाई गलत शब्द बोल दिया। आज बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मणिशंकर अय्यर ने सही बोला था। देखिए, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या किसी संगठन के बारे में कोई भी शब्द बोलना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान रखते हैं। उनको जीतना है चुनाव, पहले वो जीतने वाले मशीन बन गए थे, लगातार चुनावी जीत हो रही थी, तो लगा था कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है पता नहीं कमाल कर देगी, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। लेकिन कहते हैं ना, सबका एक समय होता है, समय शायद पूरा हो गया हो या समय एक बार और टर्म दे देगा। लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि थर्ड टर्म में हम ये कहेंगे और चौथा टर्म में ये कहेंगे? ये सब देखिए राजनीतिक बातें हैं, राजनेता लोग खुद करते हैं और हम आप विसर्जन करते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। उनका काम है मैनिपुलेट करना। और राजस्थान में आज जो गरज है, काश यही गरजना जो है लोकसभा के अंदर में सांसदों को बोलते, बताते, देश को बताते कि मैंने मणिपुर पर ये एक्शन लिया है, और जो भी दोषी हो जाएंगे पकड़े जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके फांसी दी जाएगी, और इतना हिरियस क्राइम करने वाले लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। देश सुनना चाहता, उनके गलतने से कुछ नहीं होने। आप एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बन जाइए, देश को उससे मतलब नहीं। ज्ञानेश जी, मिजोरम मणिपुर वाला जो मामला है वो अब सिर्फ मणिपुर की सरहद, मतलब राज्य की सरहद के अंदर ही नहीं है, बाहर भी निकल आया है। मिजोरम की एक वीडियो वायरल हो रही है, साथ में जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, जो पड़ोसी राज्य मिजोरम है, उनके जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात की मांग करें कि प्रधानमंत्री को यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको आके बोलना चाहिए। पीछे पीछे क्या हो रहा है, क्या गृह मंत्रालय कर रहा है, ये बातें दूर से अच्छी लगती हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना जनता को पता है, ना मणिपुर की जनता को पता है। अब पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बोलने लगे हैं, लेकिन जो बीजेपी की डबल इंजन सरकार वाले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है वहां पर मणिपुर में, वो अभी भी चुप है। उनको लेकर कोई एक्शन बीजेपी ने नहीं लिया है, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे कि उतना भयानक वीडियो और गंदा वीडियो देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद एक्शन मोड में आएंगे और जो बीरेन सिंह है उनसे हो सकता है इस्तीफा मांग लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर चुप्पी बांध ली इस मामले पर। संसद में विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री आए और संसद में बोले। 6 दिन से ऊपर हो गया है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित हो जाती है शुरू होने के बाद, क्योंकि मणिपुर को लेकर चर्चा विपक्ष चाहता है। इसके लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे से बचना चाह रहे हैं? राजस्थान में, जैसा कि उन्होंने आज राजस्थान में जो वो बोले, उससे तो कुल मिलाकर यही लगा कि वो राजस्थान की महिलाओं को लेकर ज्यादा चिंतित हैं।
बजाय कि मणिपुर में जो हालात है उनको लेकर। तो दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान के अपराध कम अपराध हैं या मणिपुर में जो हो रहा है वो ज्यादा है, दोनों अपराध बराबर है, लेकिन हालिया कंडीशन जो है देश की उसमें मणिपुर हमें एक गहरा घाव लगा हुआ है। इसको हम आसान भाषा में कहें तो इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मेरे पाँव में हड्डी टूटती है तो मैं पहले टूटी हुई हड्डी का इलाज कराऊंगा, बजाय कि जो मुझे कभी कभी बुखार आता है शरीर में उसका इलाज कराने के। अब डॉक्टर कौन है? हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी, जो सबसे हड्डी टूटने का मतलब मान लीजिए कि मणिपुर की जो सिचुएशन है, बुखार आना कभी कभी, वो है कि दूसरे प्रदेशों में जो अपराध होता है वैसा कुछ है, जिसको वहां की राज्य सरकार और वहां की जो पुलिस है, पुलिसिंग सिस्टम है, वो संभाल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी भी मणिपुर पर चुप है। हालांकि आज संसद में जो विपक्षी पार्टी हैं, उनके सभी सांसद थे, वो काले कपड़े पहन कर गए और उन्होंने अपना विरोध भी जताया। क्या प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बोलेंगे या डिच करते रहेंगे इसी तरीके से और किसी तरीके से मणिपुर का मुद्दा शांत हो जाए, या विपक्ष किसी और मुद्दे पर चले जाए, डायरेक्ट हो जाए, ये उनकी कोशिश रहेगी। संजय जी, राजस्थान में जो आज बोले वो गर्जे, उन्होंने राजस्थान की महिलाओं के अत्याचार पर फोकस नहीं किया, वो लाल डायरी पर फोकस कर रहे थे। वो क्विट इंडिया मूवमेंट चले गए और संसद में उन्हीं के पार्टी या बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उस पर सरकार, उस पर विपक्ष के नेता लोग क्यों नहीं बोलते। खुद प्रधानमंत्री राजस्थान में थे, आप गौर से भाषण देखिए, कहीं भी एक बार बोले कि महिलाओं का अपमान नहीं कहा जाएगा, अत्याचार नहीं कहा जाएगा, फोकस नहीं थे। तो उनका था लाल डायरी, उनका था क्विट इंडिया मूवमेंट, उनका था कांग्रेस का कुकर्म। वो राजस्थान की महिलाओं के बारे में कहां कुछ बोले, कहां फोकस किए। अभी विपक्ष जो है फोकस किया हुआ है मणिपुर पर, देश चाहता है मणिपुर पर। आप ये बताइए, राजस्थान में भी अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में हो रहा है, गलत हो रहा है, होना कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये है कि अगर आपको अभी कलकत्ता जाना हो फ्लाइट से या बस से या ट्रेन से, आप जा सकते हैं, आप राजस्थान जा सकते हैं, क्या आप मणिपुर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वहां कर्फ्यू लगा, वहां इंटरनेट बैन है, वहां 80-85 दिन हो गए, सब कुछ थमा हुआ है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा। दूसरी बात, राजस्थान में महिला पर कुछ बोले ही नहीं। लाल दाढ़ी में ऐसे राज छुपे हैं जो कांग्रेस के कुकर्मों का राज खोल देगा, इसमें एक से घोटाले हैं। फिर चले गए क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर चले आए अपनी सरकार की उपलब्धि बताने के लिए। यानी कि उनका कहीं से भी कोई सीरियसनेस राजस्थान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नहीं दिखा। आप भाषणों के कड़ी में एक दो शब्द प्रयोग कर देते हैं, उससे आपकी चिंता जाहिर नहीं होती है। अगर पूरा भाषण कोई भी सुनेगा, एक छठे क्लास के बच्चे को उनका भाषण सुना दीजिए, बोलेगा कि भैया कांग्रेस का गठे बरसे, कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोला, भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोला। लेकिन ये नहीं बताया पाएगा कोई आदमी कि इसमें राजस्थान की महिलाओं को लेकर वो चिंतित दिखे। आप पूरा भाषण देखिए, और वो जो बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से जारी करती है वीडियो, उसमें भी देखिए प्रधानमंत्री भी जारी करते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान की महिलाओं को लेकर अगर वाकई संवेदनशील होते बीजेपी या प्रधानमंत्री, तो आज उनके भाषण में सिर्फ वही रहता, वही का आग्रह। सिर्फ भाषण के बीच में क्रम में अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे हुआ, ये गलत है, वो गलत है, कैसे लोग मानेगा। विशुद्ध एक तरह से राजनीतिक भाषण था उनका, इसमें सिर्फ आरोप थे, प्रत्यारोप थे, सच्चाई बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। सच्चाई रहती, कोई भ्रष्ट आदमी मुख्यमंत्री बना रह सकता है क्या? नहीं ना संजय जी। तो ये राजनीतिक भाषण था, जिसमें इसको हम लोग कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं गरजना। तो मोदी जी आज करते और हम लोगों ने इस पर चर्चा की। ज्ञानेश सर की क्लास में आज हमने समझा कि जो राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा था वो सिर्फ एक दौरा नहीं था, वो बल्कि 2024 के चुनावों की तैयारी थी। और तैयारी ही नहीं थी, बल्कि लगता है कि एग्रेसिव तैयारी थी। जैसा कि उन्होंने इंदिरा गांधी, क्विट इंडिया, राजस्थान की महिलाएं,
तमाम चीजों पे बोला, परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार, सब चीजों पर बोला, लेकिन मणिपुर पर वो चुप रहे। और ज्ञानेश्वर की क्लास में हमने समझ लिया कि आखिर वो मणिपुर पर चुप क्यों है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ज्ञानेश्वर की क्लास आपको हर रोज 5 बजे आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और इसको समझने के लिए, खबरों से अलग बातें समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज 5 बजे हमारे साथ जुड़कर अपनी राय भी रखें। नमस्कार।